हेलो दोस्तों। हाँ, मुझे पता है कि बहुत समय हो गया है आपका एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू किए हुए और ये 7वां वीडियो है जो कि पॉलिटिकल साइंस पर है और ये है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का राजनीति विज्ञान है और ये चैप्टर नंबर 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपको बिल्कुल वैसा ही पढ़ाऊँगा जैसे एनसीईआरटी में लिखा गया है। हो सकता है कुछ बातें कम हो, लेकिन हाँ, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बताया गया है। कुछ बातें कम इसलिए हो सकती है क्योंकि जो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उन्हीं सभी टॉपिक को मैंने इसमें कवर अप किया है। तो चलिए टॉपिक वाइज चीज़ को समझते हैं, यानी कि मतलब कौन-कौन सा पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या इसको आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 पॉलिटिकल साइंस में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है कि आजीविका क्या है। दोस्तों, आजीविका का मतलब है जीवन जीने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का तरीका। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि लोग यानी गांव के लोग किन किन तरीकों से अपनी आजीविका कमाते हैं। दोस्तों, गांव के लोगों की आजीविका के साधन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला कृषि कार्य। गांव में रहने वाले अधिकांश लोग खेती से जुड़े होते हैं। इसमें जुताई, बुआई, कटाई और फसलों की देखभाल जैसे काम शामिल हैं। फसलों में चावल, गेहूं, दालें और सब्जियां उगाना शामिल है और साथ ही गांव में गैर कृषि कार्य भी होते हैं। इसमें वो काम आते हैं जो खेती से सीधे नहीं जुड़े होते हैं, जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, बुनकर और दर्जी। इसके बाद दुकानें चलाना, पशुपालन यानी दूध बेचना और छोटे मोटे व्यापार भी इसमें आते हैं। इसके बाद बात करते हैं कृषि यानी जीवन के आधार के बारे में। दोस्तों, इसमें कृषि से पहले हम लोग समझेंगे किसानों के बारे में। यहाँ दो तरीके के किसान हैं वैसे इस चैप्टर में, ठीक है ना। बाकी आगे अगर आप किसी और बुक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ और मिलेगा। यहाँ पर हम लोग समझते हैं बस। छोटे किसान, इनके पास बहुत कम ज़मीन होती है और ये अपनी आजीविका के लिए दूसरे के खेतों में मजदूरी भी करते हैं। अब ये मजदूरी कहाँ करते हैं, तो वो करते हैं बड़े किसान के पास। तो चलिए इसको समझते हैं। बड़े किसान, इनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है और ये दूसरों को काम पर रखते हैं। ये बाज़ार में फसल बेचकर ज़्यादा पैसा कमाते हैं। साथ ही बात करते हैं खेती के प्रकार जो कि इस किताब में दिया गया है। सबसे पहले है सूखी खेती, जहाँ बारिश बहुत कम होती है, और दूसरी है सिंचाई वाली खेती। दोस्तों, यहाँ पर बारिश के भरोसे नहीं बैठा जाता। यहाँ नदियाँ, कुओं और नहरों से पानी मिलता है, यानी पानी निकालकर अपने खेतों में सिंचाई की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं खेती की चुनौतियों के बारे में। सबसे पहला, फसल खराब होना, यानी अगर अधिक पानी हो गया तो भी खराब है, अगर कम पानी हुआ तो भी खराब है, और भी बहुत सारे कारण हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कर्ज का बोझ, यानी अगर कोई कर्ज लेता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसको अभी बस पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला है फसल खराब होना, दूसरा है कर्ज का बोझ और तीसरा सही मूल्य ना मिलना। कृषि के बाद हम लोग अब देखते हैं खेती के अलावा दूसरे कामों के बारे में। तो दोस्तों, पहला है पशुपालन। गाय, भैंस, बकरी जैसे पशुओं को पालना और दूध, अंडे आदि बेचना, ये पशुपालन के अंतर्गत है। दस्तकारी, मिट्टी के बर्तन, कपड़े, टोकरी बनाना, ये सभी दस्तकारी के अंतर्गत हैं। इसके बाद है मजदूरी। कुछ लोग दूसरों के खेतों में या निर्माण स्थलों पर मजदूरी करते हैं। और उसके बाद है अगला व्यापार, गांव में छोटी मोटी दुकानें चलाना। तो दोस्तों, ये बस टॉपिक वाइज मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि मतलब आपका चैप्टर जल्द से जल्द आपको समझ में आए कि ये चैप्टर बोलना क्या चाहता है। मैं आपको यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मतलब क्या हो रहा है, बस आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि बेसिकली ऐसा समरी कहा गया है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं खेती में चुनौतियों के दूसरे कारण के बारे में, यानी कर्ज के बोझ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज का बोझ। सबसे पहले आपको वजह पता होना चाहिए कि कर्ज की वजह क्या है। तो दोस्तों, बीजों और खाद जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए। दूसरा, फसल खराब होने पर। तीसरा, परिवार की अन्य ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसान कर्ज लेते हैं। उसके बाद परिणाम क्या होता है, कई बार किसान कर्ज नहीं चुका पाते और यह समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यह उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में, ग्रामीण आजीविका की चुनौतियां और समाधान के बारे में। दोस्तों, इसको मुख्य बिंदु के अनुसार समझेंगे। चुनौतियां क्या है? खेती पर ज़्यादा निर्भरता, यानी कि मान लेते हैं कोई छोटा किसान इस तरीके से कह दे कि उसको अपने खेत से ही अपना पूरा परिवार चलाना है, तो ये एक तरीके से कहा जाए कि खेती पर ज़्यादा निर्भरता हो रही है उसकी। बड़े किसानों का तो है कि वो
उनके पास कुछ ना कुछ बैकअप होगा। लेकिन छोटे किसान अगर मान लेते हैं अचानक बाढ़ आ गया या फिर बारिश नहीं हुई तो उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसके बाद है कर्ज। कर्ज के बारे में आपको पता है कि कर्ज अगर लिया गया तो सूद पे सूद, और फिर इसके बाद अगर खेती सही गया तो मतलब कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन अगर खेती सही नहीं हुआ तो फिर इसके बाद कर्ज और बढ़ते चला जाता है और ये हर एक पीढ़ी को परेशान करती है। फसलों का सही दाम न मिलना। अगर मान लेते हैं आपने बहुत मेहनत करके कोई फसल उगाई है एक किसान ने, और अगर उसे अपने फसलों का सही दाम न मिला तो भी उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। और प्राकृतिक आपदाएं ये तो है ही, कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी मतलब बारिश नहीं होती, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अब इसके समाधान को कैसे किया जा सकता है? तो सरकार द्वारा किसानों को बेहतर सुविधाएं और सही दाम देना, ये एक मतलब कदम उठाया जा सकता है, जो कि मतलब सरकार कहीं कहीं करती भी है। लोगों को गैर कृषि कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना, यानी वैसे लोग जो छोटे किसान हैं, बेसिकली उनके पास ज़मीन काफ़ी कम है फिर भी वो उसी पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, तो उनको किसी और कार्य के लिए भी, कि मतलब हो सकते वो पशुपालन करें, इससे भी मतलब उनके आय में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद बैंकों द्वारा आसानी से कर्ज उपलब्ध कराना, यानी किसी साहूकार यानी सूदखोर से पैसा न लेकर वो डायरेक्टली बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी चलाई जा रही है सरकार द्वारा। तो फिर इसको तब आगे बढ़ते हैं। लोगों को शिक्षित करके उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना, यानी उसे कृषि से संबंधित जानकारी तो और अधिक दी ही जाएगी, साथ ही उन्हें और भी अन्य बहुत सारे कामों के बारे में बताया जाएगा जो कि वो कृषि के अलावा कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। ये क्लास 6 का राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हाँ, कमेंट करें कि आपको और किस किस टॉपिक पर एनसीईआरटी के अलावा, क्योंकि एनसीईआरटी तो मैं करूँगा ही, तो मतलब इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। अगर आपका कोई एग्ज़ाम नज़दीक है, आप उसका सजेशन लेना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कि एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका तैयारी और भी आसान हो जाए। बस उसको वीडियो देखना है एक बार, आपका वीडियो लंबा भी नहीं होता है, तो मतलब आप आराम से अपना किसी भी समय बस वीडियो देखें, आपका एक टॉपिक क्लियर, एक चैप्टर क्लियर। तो चलिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।